नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान लगातार जारी है और इसकी पहल अमित शाह ने भी कर दी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा फहराया है अपने आवास पर। ये तिरंगे की तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। खबर दिल्ली से है, जहां पर ग्लोबल बायो इंडिया का कार्टन रेजर किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कई मंत्रीगण शामिल हुए हैं। And even though the conference is being organized primarily jointly by the DBT and the BIRAC, I think its success would hugely depend on the participation of all of you who are over here. And this is in fact one of the best examples of the whole of government functioning with the whole of society and the whole of industry. And that's precisely what is the priority area followed by the government led by Prime Minister Modi. While in the course of listening to all of the distinguished persons who came here before me, what I would gather is that primarily the purpose of this conference is twofold. A, to highlight India's biotechnology sector in the global spotlight. तो सीधा आपको लिए चलते दिल्ली, जहां पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी मुख्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिरकत की। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को ये हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है? और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा
प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब ये जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज के इस समारोह में सहभागी बन रहे सभी महानुभाव और विभाजन की त्रासदी को झेले हुए परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वह एक प्रेरणा होती है। गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता
एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े, और यही तो हुआ। यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की, और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। याद करिए, 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था, और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेलना था। और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था, आपने भी वो दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से। इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी, और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये दृश्य बहुत कुछ, ये चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित देश में बदल गया था। और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ? क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया, और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती हैं? ये जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। परिणाम क्या है? परिणाम आप सबके सामने फिर वही है। परिणाम फिर आपके सामने वही है। तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है।
उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख, सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की। और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।